आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के जनक या पिता या संस्थापक अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार या नागरिकता संबंधी सिद्धांत, जो कि विशेषकर नेट एग्जाम में, इसी के साथ में कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर के अंतर्गत किसी न किसी रूप में पूछा ही जाता है। तो प्लीज ध्यान दें। क्या अरस्तु का नागरिकता संबंधी विचार, तो ध्यान दें। यहां सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वास्तविक रूप में अरस्तु ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स के अंतर्गत जब दास्ता का समर्थन किया है, तो दास्ता का समर्थन किस लिए किया है? इसलिए किया है कि वास्तविक रूप में उन्होंने राज्य का जो निर्माण बतलाया है वह नागरिकों से बतलाया है। किससे बतलाया है? नागरिकों से बतलाया है। और नागरिकों की वास्तविक रूप में विधि निर्माण और न्याय प्रशासन से संबंधित कार्य करते हैं, इसलिए उनको अवकाश चाहिए। अवकाश का तात्पर्य यहाँ छुट्टी ऐसो आराम से नहीं है, बल्कि अवकाश का तात्पर्य यह है कि चूंकि उनके द्वारा बुद्धि से संबंधित, विधि निर्माण से संबंधित कार्य किया जाता है, अतः उनके शारीरिक कार्यों को, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति से संबंधित कार्यों को अन्य व्यक्तियों के द्वारा किया जाए, इसलिए अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया था। तो इसका मतलब यह है कि यदि हम ठीक से दासता के सिद्धांत को समझना चाह रहे हैं या नागरिकता के सिद्धांत को समझना चाह रहे हैं, तो इन दोनों को पारस्परिक रूप में एक दूसरे से जोड़ते हमें समझना पड़ेगा। अर्थात अरस्तु का दासता का सिद्धांत और नागरिकता का सिद्धांत। पिछली वीडियो में हमने दासता के सिद्धांत को ठीक से समझाया था। अब हम बात करेंगे अरस्तु के नागरिकता की। क्लियर? आप ध्यान दें। अरस्तु की जो पुस्तक है पॉलिटिक्स, उस पॉलिटिक्स के प्रथम भाग में देखो, इसको इन्होंने पुस्तक और भाग की संख्या भी दी है, तो 8 भाग या 8 पुस्तक हैं। क्या द पॉलिटिक्स में 8 भाग या 8 पुस्तक हैं, 8 पार्ट हैं, 8 भाग हैं। तो इसमें इन्होंने पॉलिटिक्स के प्रथम भाग में या प्रथम पुस्तक में क्या कह रहे हैं? ध्यान दें, हमें नागरिकता को समझना है। क्या कह रहे हैं कि राज्य के बारे में क्या कह रहे हैं कि राज्य समुदायों का समुदाय है। नोट कीजिएगा, क्या कह रहे हैं अरस्तु अपनी पहली पुस्तक में कि राज्य समुदायों का समुदाय है। यहां प्रश्न बनता है कि राज्य समुदायों का समुदाय किसने कहा? अरस्तु ने कहा। अब इसका तात्पर्य क्या होगा? समुदाय का समुदाय, इसका मतलब यह है कि वास्तविक रूप में अरस्तु समाज के अंतर्गत कितने प्रकार के समुदाय होते हैं, समूह होते हैं, उन सभी में सबसे सर्वोच्च किसको बतलाते हैं? राज्य को बतलाते हैं। किसको बतलाते हैं? राज्य को। आधुनिक समय में भी व्यवहारवादियों के द्वारा, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत व्यवहारवादियों के द्वारा वास्तव में राज्य व्यवस्था को अन्य सभी व्यवस्थाओं से सर्वोच्च बतलाया गया है। तो इस बात को किसी न किसी रूप में हम ये कहेंगे कि अरस्तु की इस बात से ही अनुकरण किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्लियर? क्या कह रहे हैं प्रथम पुस्तक में? समुदायों का समुदाय। अब ध्यान दें, अरस्तु अपनी तीसरी पुस्तक में, ध्यान दें, तीसरी पुस्तक जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, इसके अंतर्गत संविधानों के वर्गीकरण की भी बात की है इन्होंने। अर्थात संविधानों का वर्गीकरण कौन सी पुस्तक में भाग में किया गया है? तीसरे में। इसी के साथ में ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि तीसरी पुस्तक में देखो फिर राज्य के बारे में क्या कह रही है कि राज्य स्वतंत्र मनुष्यों का, क्या? स्वतंत्र मनुष्यों का समुदाय है। क्या कह रहे हैं? राज्य स्वतंत्र मनुष्यों का समुदाय। स्वतंत्र मनुष्य मीन्स यहाँ संकेत किसकी तरफ हो रहा है? नागरिक की तरफ ही हो रहा है, क्योंकि दास तो स्वतंत्र है ही नहीं। ठीक है। अब अगली बात क्या कह रहे हैं? ये इसी बात को दूसरे शब्द में अरस्तु क्या कह रहे हैं? ध्यान दे, कौन कह रहे हैं? अरस्तु फिर कह रहे हैं इसी बात को, क्या? कि राज्य नागरिकों के मेल से निर्मित
राज्य नागरिकों के, आगे नहीं है बात, यहाँ में नागरिकों को समझना है, राज्य नागरिकों के मेल से निर्मित समुदाय है। क्या? राज्य नागरिकों के मेल से निर्मित समुदाय। इसका मतलब अरस्तु ये कहना चाह रहे हैं, समझिएगा, कि जो राज्य का निर्माण होता है, राज्य का जो निर्माण हो रहा है, जो निर्माणक तत्व है, वो किन से होता है निर्माण? नागरिकों से। केवल नागरिकों की बात कर रहे हैं यहाँ। क्या? नागरिकों से। अब अगली बात आती है, भाई ये बात तो क्लियर कर दी इन्होंने कि राज्य नागरिकों के मेल से निर्मित समुदाय है। तो अब यहाँ प्रश्न बनता है, आपसे पूछा जाएगा राज्य नागरिकों के मेल से निर्मित समुदाय है, किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है। अब इसी के आधार पर अगली बात आई, क्या कि अब इससे ये बात स्पष्ट होगी कि नागरिक कौन है। यहाँ ये कह रहे नागरिकों के मेल से निर्मित समुदाय है, लेकिन ये नागरिक कौन है, किसके बारे में कह रहे हैं? अब ध्यान दें, अरस्तु स्वयं कह रहे हैं कि नागरिक कौन, इसका उत्तर देते अपनी पॉलिटिक्स में कह रहे हैं, तीसरे भाग में, तीसरी पुस्तक में कह रहे हैं। ध्यान दें, नागरिक कौन है? जो व्यक्ति, क्या? जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण, आगे नो बात, क्या? जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण, कानून निर्माण, नियम निर्माण, विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में समर्थ होता है। क्या? जो व्यक्ति विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में समर्थ होता है, उसे हम उस राज्य का नागरिक कहते हैं। ये बात किसने कही? अरस्तु ने। तो इसका भावार्थ क्या हुआ? अरस्तु का कहना यह है कि वास्तविक रूप में नागरिक वो है जो विधि निर्माण और न्याय प्रशासन में भाग लेता है। मतलब कानून बनाने में, प्रशासन में जो सक्रिय रूप से हिस्सा लेगा, सहभागी होगा, वो ही राज्य का नागरिक है। क्लियर है बात? तो ध्यान रखेंगे, ये विशेषकर कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ पर ये सारे प्रश्न बने एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इसी रूप में ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है कि आप अरस्तु की नागरिकता के सिद्धांत को ठीक से समझे, बिल्कुल संक्षिप्त रूप में बता रहा हूं ये बात में। अब ध्यान देंगे, ये बात तो यहां तक होगी, मतलब इसके एक प्रकार से हम कहेंगे 3 बातें हो गई यहां तक। अब अगली बात क्या आ रही है? चौथी बात कि नागरिक कौन है, ये तो बता दिया, लेकिन नागरिक कौन नहीं, कौन कौन नागरिक नहीं होंगे राज्य के? यहाँ तो नागरिक केवल कौन होगा? जो विधि निर्माण और न्याय प्रशासन में भाग लेगा। अब नागरिक कौन नहीं है, ये देखिएगा, यहां भी प्रश्न बन रहा है, आपसे किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है कि नागरिक कौन नहीं। ध्यान देंगे आप, कौन कौन नागरिक नहीं है? स्त्री, महिला, क्लियर, बच्चे, विदेशी, दास तथा श्रमिक व मिस्त्री, ये क्या है? नागरिक नहीं है। इनका कहना है कि इनके अंतर्गत विधि निर्माण और न्याय प्रशासन की क्षमता या बुद्धि नहीं होती है, इसलिए इनको क्या माना इन्होंने? अनागरिक, नागरिक नहीं माना है। किसको? स्त्री, बच्चे, विदेशी, दास तथा श्रमिक व मिस्त्री। नोट कीजिएगा, क्लियर? अब इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़े। अब एक बात और ध्यान रखेंगे, यहां अरस्तु उत्तम नागरिक और उत्तम व्यक्ति के बारे में और बता रहे हैं। ये क्या इनमें क्षमता होती है, क्या इनमें एक जैसे सद्गुण होते हैं? तो ध्यान दें, अरस्तु कह रहे हैं कि उत्तम नागरिक और उत्तम व्यक्ति, इन दोनों में शासन करने और शासित अर्थात आदेशों का पालन करने की क्षमता होनी चाहिए, ये सद्गुण होने चाहिए दोनों में बराबर। लेकिन क्या वास्तव में उत्तम नागरिक के सद्गुण एक जैसे होते हैं, बदलते हैं? जी, अरस्तु कह रहे हैं कि जैसे किसी देश के संविधान में, शासन प्रणाली में परिवर्तन होता है, तो उत्तम नागरिक के सद्गुणों में परिवर्तन होता है। जैसे राजतंत्र के स्थान पर कुलीन तंत्र आया, तो उत्तम जो नागरिक है उसके सद्गुणों में परिवर्तन आएगा। नागरिक किसको मान रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया, उत्तम नागरिक के सद्गुणों में परिवर्तन आएगा, जबकि उत्तम व्यक्ति के सद्गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वहां पर शासन प्रणाली परिवर्तित होती रहे। इससे संबंधित भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब एक बात हो कि प्लेटो ने भी किसी न किसी रूप में अपनी अंतिम पुस्तक लॉज में कहा, द लॉज में नागरिकता के बारे में कुछ कहा है। हालांकि द रिपब्लिक में मौन है, चुप है, नागरिकता के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन द लॉज के अंतर्गत इसका समर्थन कर रहा है। इसीलिए हम अरस्तु और प्लेटो के नागरिकता से संबंधित जो विचार है, इनकी तुलना के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा, अलग से इसकी वीडियो हम बनाएंगे, दोनों की तुलना, प्लेटो और अरस्तु की। यहाँ तो केवल अरस्तु की नागरिकता के विचार को समझना है। अब ध्यान दें,
अगली जो छठी बात आती है, देखो हम यहाँ पर कितने हो गए, 5 बातें हो गई है। अब छठी बात क्या है कि इन्होंने नागरिकता का जो विचार दिया है इसकी कुछ विद्वानों ने आलोचना की है, इसमें कमियां निकाली है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, विशेषकर कंपटीशन में मैं ये कह रहा हूं कि इससे संबंधित 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे बाहर प्रश्न नहीं बन रहा है, तो समझिएगा। पहली जो आलोचना क्या की जा रही है कि अरस्तु ने जो नागरिकता की परिभाषा दी है वह क्या है, संकुचित है, मतलब संकुचित परिभाषा। संकुचित परिभाषा कैसे है, देखो क्या कह रहे हैं, केवल जो विधि निर्माण और न्याय प्रशासन में हिस्सा लेते हैं वही नागरिक है, बाकी सारे क्या है, अनागरिक है। तो कैसी परिभाषा है, विस्तृत है, व्यापक है, उचित है, क्या है ये, संकुचित परिभाषा है। इस दृष्टि से हम देखें कि इनको तो नागरिक माना ही नहीं उन्होंने, किसको, ये देखिएगा, स्त्री बच्चे विदेशी। क्लियर। अगली आलोचना क्या कर रहे हैं कि आधुनिक प्रजातंत्र पर लागू नहीं हो सकता, ये क्या, आधुनिक प्रजातंत्र पर लागू न होना, अर्थात अरस्तु ने जो नागरिकता से संबंधित परिभाषा दी है, जिन लोगों को नागरिक माना है उस आधार पर आधुनिक राज्य में इसको नहीं अपनाया जा सकता, क्योंकि आधुनिक राज्य में यदि इसको अपनाया जाएगा तो वास्तविक रूप में कितने व्यक्ति नागरिक होंगे, बाकी सारे तो क्या हो गए, अनागरिक हो गए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जन्म के आधार पर नागरिकता नहीं है, बल्कि विधि निर्माण की क्षमता के आधार पर नागरिकता दी जा रही है। क्लियर। अब अगली बात क्या है, तीसरा, श्रमिकों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित। क्लियर है ये बात, मतलब वास्तविक रूप में इन्होंने श्रमिकों को नागरिक माना ही नहीं है, बल्कि अनागरिक है। ये इनका कहना है कि राज्य का निर्माण इसे हो ही नहीं रहा है। तो ये कितनी बचकानी बात लग रही है, इस श्रमिकों को कोई स्थान नहीं दे रहे, जबकि आधुनिक समय के अंतर्गत हम देखते हैं आज पूरी दुनिया के अंतर्गत श्रमिक राजनीति में सबसे ज्यादा सहभागी हो रहे हैं। क्लियर। अगली बात, बहुसंख्यक वर्ग अनागरिक। अरे भाई क्लियर है, अरस्तु ने नागरिक किसको माना है, केवल विधि निर्माण और न्याय प्रशासन में जो भाग लेते हैं, बाकी बहुसंख्यक वर्ग अनागरिक है। अब आप स्वयं देखिएगा कि नागरिक कौन नहीं, स्त्री, बच्चे, विदेशी, दास तथा श्रमिक व मिस्त्री, ये नागरिक नहीं है। इसका मतलब वास्तविक रूप में बहुसंख्यक वर्ग अनागरिक है, कुछ लोग ही नागरिक मानते हैं। अगली बात, बड़े राज्यों के लिए अनुपयुक्त। क्लियर है बात भाई, अरस्तु ने नागरिकता की जो परिभाषा दी है उसके आधार पर हम ये कहेंगे कि बड़े राज्यों में इसका प्रयोग हो ही नहीं सकता, छोटे राज्यों में इसका प्रयोग हो सकता है। जैसे उस समय नगर राज्य थे, ठीक है, उस समय प्रयोग हो सकता था, लेकिन आज आधुनिक समय में जो राष्ट्र राज्य है वो विशाल है, तो वहां पर इसका प्रयोग नहीं हो सकता। क्लियर। ये इसकी आलोचना की। अगली आलोचना, छठी आलोचना नोट कीजिएगा, अनेक वर्गों और गुटों का उदय होगा। भाई यहाँ केवल कुछ व्यक्तियों को ही नागरिक माना जा रहा है, बाकी इनको क्या, अनागरिक, ये नागरिक नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, इनके विभिन्न वर्ग बन जाएंगे, विभिन्न गुट बन जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में राज्य में संघर्ष होंगे, झगड़े होंगे। क्लियर। तो इस आधार पर भी आलोचकों ने इसकी आलोचना की है। अगली बात, धनिक तंत्रीय दृष्टिकोण। अब इनका कहना है कि वास्तविक रूप में नागरिक के लिए एक तरीके से शर्त भी बता रहे हैं कि वह संपत्तिशाली होना चाहिए। तो क्या ये बात उचित है, ये बात भी उचित प्रतीत नहीं होती है। अगली बात, स्त्रियों को नागरिकता से वंचित। यहाँ ये बात स्पष्ट हो गई है, तो ये भी एक आलोचना की जाएगी। क्यों की जाएगी, अर्थात ये स्त्रियों को नागरिकता से वंचित रख रहे हैं, मतलब नागरिक नहीं मान रहे। तो भाई ध्यान दें, किसी भी राज्य का विकास वहां की जनसंख्या के आधे भाग को यदि एक तरफ रख दिया जाए, क्योंकि महिलाएं आधा भाग ही है और महिलाओं को नागरिक मान ही नहीं रहे, तो क्या भाई उस राज्य का विकास हो सकता है, क्या उस राज्य में प्रगति हो सकती है, नहीं। आधुनिक समय हम देखते हैं तो सार्वजनिक जीवन में महिलाएं सबसे ज्यादा भाग ले रही है, इसलिए इस आधार पर भी इसकी आलोचना की जा सकती है, क्या स्त्रियों को नागरिकता से वंचित रखना उचित नहीं है। अगली बात, अधिकारों के स्थान पर कर्तव्यों पर जोर। बिल्कुल क्लियर बात है कि अरस्तु ने अपनी नागरिकता के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो नागरिक हैं उनके कर्तव्यों की बात की है, अधिकारों के ऊपर इन्होंने इतना ज्यादा बल नहीं दिया है। नोट करें, अधिकारों के स्थान पर कर्तव्यों पर जोर है, केवल कर्तव्यों पर ही जोर है। और अगली जो आलोचना है वो क्या है, अवकाश और नागरिक का संबंध। क्या, अवकाश और नागरिक का संबंध। देखो अवकाश, इसका मतलब क्या है कि जो नागरिकों विधि निर्माण संबंधित कार्य करते हैं, प्रशासन संबंधित कार्य करते हैं, इसलिए उनको समय मिलना चाहिए। समय कब मिलेगा, जब उनके पास दास होंगे। अब यहाँ आलोचक कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में अरस्तु नागरिकों को ऐसा आराम के लिए समय दिलाना चाह रहा है, जो कि उचित नहीं है। क्या इनके बिना वो विधि निर्माण या प्रशासन संबंधित कार्य नहीं कर सकते? जी, इसके बिना भी कर सकते हैं, इसलिए इसके आधार पर भी इसकी आलोचना की जाती है। तो ये हो गया अरस्तु के नागरिकता से संबंधित विचारों की आलोचना। आप अपने नोट्स बनाइएगा और ये आलोचना से संबंधित बिंदु हो गए, ये मूल बात होगी, कौन नागरिक है और नागरिक नहीं है। मैंने ये बात भी बतला दी है, किस पुस्तक में नागरिकता के बारे में क्या कुछ कहा गया है, ये बात ही मैंने बतला दी है।
तो ये नागरिकता से संबंधित विचार हो गए। आप इसको इस तरीके से समझिएगा, वास्तविक रूप में इससे बाहर कोई प्रश्न बनता नहीं है। तो यदि आपको अरस्तु के नागरिकता से संबंधित विचार वास्तव में समझ में आ रहे हैं, कुछ अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में आप वास्तव में अच्छे विद्यार्थियों से जुड़े हुए हैं, जो विद्यार्थी वास्तव में बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, IAS की तैयारी कर रहे हैं, इसी के साथ में नेट JRF कॉलेज लेक्चरर स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं राजनीति विज्ञान से, तो प्लीज़ उनको इससे संबंधित बातों के लिए अवगत अवश्य कराएं, अर्थात उनको हमारे चैनल से जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद।